दोस्तों, आज की डेट में इंडिया का एवरेज लाइफ स्पैन जो मनुष्य का जो जीवन काल एवरेज है वो 70 ईयर है, 70 साल का रह गया है। वहीं पर जापान का जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 85 ईयर है और सर मरीनो का 88 ईयर है। तो ऐसा क्यों है कि इसी धरती पर कुछ लोग 80 साल तक जीते हैं, 90 साल तक जीते हैं और कुछ लोग 70 साल तक जीते हैं, कुछ लोग 100 साल तक जीते हैं। सबका लाइफ स्पैन अलग अलग क्यों है? हालांकि वो भी मनुष्य हैं और इंडिया वाले भी मनुष्य हैं। तो फिर इसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी रिसर्च की और उनको पता लगा, उन्होंने पाया कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो पाचन तंत्र है, वो लाइफ स्पैन से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र अच्छा है तो आपका जो लाइफ स्पैन है, जीवन काल है, वो इंक्रीज हो जाता है, आप लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। और इसी के अपोजिट अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र खराब है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो जो आपका लाइफ स्पैन है वो कम हो जाता है, आपका जीवन काल कम हो जाता है, आप कम समय तक जिंदा रह पाते हैं। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी अब तक कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है उसका स्ट्रॉन्ग रहना और अच्छा रहना। तो उसी के साथ ही साथ आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करें और कैसे उसको अच्छा रख सकते हैं, और जो हम खाना खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ कहाँ जाता है, कैसे प्रोसेस होता है, उन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना प्रोसेस करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से खाना पचता नहीं है, सड़ जाता है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। उनका निदान भी बताएंगे और उनके कारण भी बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, जो हमारा खाना है स्टार्ट होता है, देखिए, फर्स्ट प्रोसेस माउथ से। जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा जो खाना है मुंह में जाता है, सबसे पहले माउथ के अंदर जाता है। वहाँ पर होती है टीथ, जो हमारे दांत जो हैं उस खाने को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। जो खाना हमने खाया उसको लार्जर पार्टिकल से स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करते हैं। और इसके अंदर जो माउथ के अंदर होता है सैलिवरी ग्लैंड, जो क्या करता है कि सलाइवा का सिक्रीशन करता है, जिसमें दो तरीके के एंजाइम होते हैं, एक सैलिवरी एमाइलेज और एक माल्टेज। ये दोनों स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का प्री डाइजेशन करते हैं। और साथ ही साथ ये जो सलाइवा है ये खाने को लुगदी फॉर्म में भी कन्वर्ट करने में हेल्प करती है। और कुल मिलाकर के आपको जो खाना है एक तरीके से निगलने लायक हो जाए, ये सारी चीज़ें मिलके उसको इस कंडीशन में बना देती हैं। तो अगर अब इसकी देखिए, अगर आप खाना ठीक से चबाएंगे नहीं, आप जल्दी जल्दी खाना खाएंगे, तो होगा क्या कि आपका खाना जो लार्जर पार्टिकल हैं उसी फॉर्म में स्टमक के अंदर पहुंचेगा। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपके स्टमक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा काम करना पड़ेगा और हो सकता है वो खाना पचे भी नहीं। तो आपको क्या करना है, खाने को आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 32 बार चबाना चाहिए। आप जो भी खाना खाते हैं उसको 32 बार चबाना चाहिए, क्योंकि दांतों का काम आंतों को नहीं देना चाहिए। अगर आप दांतों का काम दांतों से ही कराएंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब ये तो हुई माउथ की बात, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के में फर्स्ट पार्ट है फूड प्रोसेसिंग का। उसके बाद हमारा खाना जो है माउथ से होते हुए खाना पहुंचता है हमारा स्टमक में, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। अब स्टमक में क्या होता है, तीन चीज़ें काम करती हैं। एक तो ऑक्जेंटिक सेल, जो क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, जो हमारा खाना है उसको ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसको गलाने में हेल्प करता है। और इसी के साथ ही साथ एक चीज़ काम करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये क्या करती है, गैस्ट्रिक जूसेस निकालती है, जिसमें कि पेप्सिन और रेनिन होते हैं। ये एक तरीके के एंजाइम हैं जो हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में, जो प्रोटीन होता है खाने के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का ही काम करते हैं। और इसी के साथ ही साथ होती है एपिथेलियल सेल, जो क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। अब म्यूकस क्या करता है, अगर किसी वजह से एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज भी करता है। और जो हमारी स्टमक की आउटर लेयर जो होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खतरनाक होता है, वो किसी भी चीज़ को गला सकता है।
और अगर किसी कारणवश हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्टमक की जो लेयर है वहाँ तक पहुँच जाता है तो हमको अल्सर देखने को मिलते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर देखने को मिलते हैं, और हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। अब ये सिक्रीट ज़्यादा कब होगा? जब आप खाना जो है डायरेक्टली निगल लेंगे, अधपचा खाना निगलेंगे, चबाएंगे नहीं अच्छे से, तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज़्यादा सिक्रीट होगा, तो आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर और जो है पेन की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो आपको जो है स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है कि खाने को चबाकर ही खाना है। अच्छा, ये तो स्टमक की बात हो गई कि स्टमक में फूड का प्रोसेसिंग कैसे हुआ। लेकिन एक चीज़ और है, स्टमक में जो खाना है वो पचता कैसे है। एक तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको मिक्स करने के लिए जो हमारा जो स्टमक है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन, ये दोनों प्रोसेस चलती हैं। वो एक बार सिकुड़ता है और फैलता है, इस तरीके का मूवमेंट उसमें होता है। तो अगर आप खाना जो है पूरा भरपेट खा लेंगे, उसमें स्पेस ही नहीं रहेगा कुछ, मतलब कोई भी चीज़ एंटर आने का। अगर मान लीजिए पूरा स्टमक भर गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा और एक्सपेंड भी नहीं हो पाएगा, तो अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी और आपका खाना पचेगा नहीं। तो कभी भी भरपेट खाना ना खाएं। खाना जो है वो लिमिटेड खाएं, हल्का पेट अपना खाली ही रहना चाहिए, भरपेट खाना एक बार में नहीं खाना चाहिए। और एक चीज़, पानी को तुरंत नहीं पीना है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। इसके पीछे का रीज़न समझिए, क्योंकि जब आपने खाना खाया तो आपको खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो उसको ब्रेक डाउन करेगा खाने को, और उसी टाइम पे अपने पानी पी लिया तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है एक तरीके से, उसकी जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है, उतना इफेक्टिव वो वर्क नहीं कर पाता है। तो इसीलिए खाना खाने के आधे घंटे के बाद लमसम आपको पानी पीना है, उससे पहले पानी नहीं पीना है। तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी और आपका जो खाना है अच्छे से ब्रेकडाउन हो पाएगा, पच पाएगा, सड़ने जैसी समस्या नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद खाना फिर क्या होता है, ये तो स्टमक की बात हुई। खाना उसके बाद प्रोसेस होने के बाद स्टमक से वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कई तरीके का प्रोसेसिंग होता है। उसमें क्या होता है, एक तो अदर ऑर्गन वर्क करते हैं उसके अंदर, लीवर और पैनक्रियाज। लीवर क्या करता है, बाइल जूसेस का सिक्रीशन करता है, और जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन करता है। पैनक्रियाटिक जूसेस में एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन वगैरह एंजाइम्स निकलते हैं। अब एमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और जो लाइपेज है ये स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और लिपिड को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और जो ट्रिप्सिन है ये जो बचा खुचा प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये होता है इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपका जो खाना है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। तो अब इसमें है, होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से खाना जो है आगे मूव कर पाता है, और उसमें आपको मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मूवमेंट नहीं होगा पेरिस्टाल्सिस, तो आपका खाना आगे मूव नहीं कर पाएगा। और उसको मूव कराने के लिए जो है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो ईजी हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है, आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, आपको एक्सरसाइज करना ही करना है डेली, और आपको फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में ज़रूर रखना है, आपको बैठे नहीं रहना है। अगर आप खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो धीरे हो जाता है, कम हो जाता है और अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जिस वजह से होता क्या है कि आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो उससे न्यूट्रिशंस निकलने चाहिए थे खाने से वो नहीं निकल पाते हैं और आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक तरीके से वो खाना सड़ जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी आपकी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, खाना खा के तुरंत नहीं लेटते हैं, थोड़ा घूमते हैं, टहलते हैं, तो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो ईजी हो जाता है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए खाना डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, इसके बाद खाना जो है फाइनली पहुंचता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो खाना है उसमें से वाटर को ऑब्जर्व किया जाता है। जो भी पानी है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में खाना पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अब उसमें से वाटर को, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर खाने के अंदर छोड़ा जाता है, ताकि जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहे, एकदम टाइट ना हो। अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा पानी का ऑब्जर्वेशन उसके अंदर से कर लेती है,
तो स्टूल है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इसी के अपोजिट अगर जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम कर दे, वाटर प्रॉपर अमाउंट में एब्जॉर्ब ना करे, तो आपको डायरिया हो जाती है, आपको लूज मोशन देखने को मिलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का भी प्रॉपर वर्क करना बेहद ज़रूरी है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको किन किन चीज़ों का यूज करना है ताकि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्क करती रहे। और उसके बाद क्या होता है, फूड जो है हमारा, जो अब फूड स्टूल फॉर्म में ही कन्वर्ट हो चुका होता है लगभग, तो फिर वो रेक्टम में पहुंच जाता है और रेक्टम में स्टोर होता है और मॉर्निंग में आप उसको एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये तो हुई पूरी जो फूड की प्रोसेसिंग है जो हमारे पेट के अंदर होती है उसके बारे में। अच्छा, अब आपको अपने डाइजेस्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे रखना है साथ ही साथ मैं सब कुछ बताते हुए आया हूँ, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देता हूँ, आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपका जो लाइफ स्पैन है वो भी इंक्रीज होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो सैलेड अपने वेट का उतने ग्राम सैलेड आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए किसी का 70 किलो अगर वेट है, 70 केजी वेट है, तो उसको पूरे दिन में 700 ग्राम सैलेड का इस्तेमाल करना है, सलाद का इस्तेमाल करना है। खाना खाने के साथ में भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खाना खाने के बाद आपको तुरंत पानी नहीं पीना है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप, सुबह उठ के खाली पेट आपको गर्म पानी का सेवन करना है, 1 गिलास। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना हो कि आप उसको सिप सिप करके पी सकें। और इसके अलावा आपको खाना खाने के बाद एक थोड़ा सा आप गुड़ ले सकते हैं, गुड़ का आपको सेवन करना है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि गुड़ के अंदर कई सारे प्रोबायोटिक्स भी होते हैं। और इसके अलावा आपको चीनी का सेवन नहीं करना है, शुगर जो है उसको अवॉइड करना है, शुगर नहीं लेनी है आपको। और आपको ऑयली फूड का सेवन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा तला भुना आपको नहीं खाना है। और इसके साथ ही साथ आपको जंक फूड, जो फास्ट फूड आजकल ठेलों पे बिक रहे हैं बहुत ज़्यादा, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, इन सारी चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है, मैदा वाली चीज़ों का आपको कम से कम यूज करना है। और इसके अलावा आपको 24 घंटे में 1 घंटे या आधे घंटे तो आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। आपको आधे घंटे तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलने वाले हैं, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट में भी हेल्प मिलेगी, आपकी डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने में भी हेल्प मिलेगी और अल्टीमेटली आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा उससे। तो इतना आप कीजिएगा। और कुछ भी जो है आपको एक काम और करना है, मतलब एक रूल है जो पुराने समय से चला आ रहा है कि सूरज डूबने के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। आप अपने शाम का खाना जो है वो लगभग 6 बजे से पहले पहले कर लीजिए, या सूरज डूबने से पहले पहले कर लीजिए। उससे होगा क्या कि आप रात भर सोएंगे तो वो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट हो पाएगा। और अगर आप लेट नाइट खाना खाएंगे तो जब मॉर्निंग में आप टॉयलेट के लिए जाएंगे तो खाना जो है प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद आप फिर से नाश्ता करते हैं तो वो खाना आपस में मिक्स हो जाता है और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो कुल मिलाकर के आपको सूरज डूबने से पहले पहले ही खाना खा लेना है और सोना है, प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप भी लेनी है। तो इतना आप करेंगे तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और आपका लाइफ स्पैन भी बढ़ेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में। अगर आपको लग रहा है कि इसका लाइफ स्पैन कम है या इसका डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको मेडिकल लाइन से रिलेटिव कंटेंट देखने में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और क्योंकि मैं आने वाले टाइम में फ्यूचर में लगभग सभी मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट जो हैं वो इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। और आपको अपनी हेल्थ से अगर प्यार है, आप अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।